अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक सिंपल सा एक नैप बार बनाया था और आपको असाइनमेंट दिया था कि आपने एक लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, तो जिसने बना लिया तो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं बनाया तो वो आगे कंटिन्यू करेगा और बना के सबमिट करेगा। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, उसी लैंडिंग पेज को अब हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। हमने कंपोनेंट्स की बात की थी जब हमने स्टार्ट किया था रिएक्ट, और हमने बोला था कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट। यानी कि आप कंपोनेंट्स बनाते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, पूरी वेबसाइट आपकी बनती जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक पेज बना हुआ है लैंडिंग पेज, इसी को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। फ़िलहाल इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, आगे जाके जो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे और दूसरे पेजेस बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को दूसरे पेज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट है तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट और एक होते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट। अब कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है और एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट थे और हमारे पास इन दोनों को नाम भी दिए गए कि भाई एक स्टेटफुल है और एक स्टेटलेस है। ठीक है, स्टेटफुल और स्टेटलेस का क्या मतलब है? स्टेटफुल और स्टेटलेस का मतलब ये है कि आपके पास एक डायनामिक है और एक स्टैटिक है। स्टेटफुल जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टेटफुल हमारे पास जो है वो आपके पास डायनामिक कंपोनेंट है। ठीक है, और स्टेटलेस आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, स्टैटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई डायनामिक कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, कि वो हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, वो हमारे पास डायनामिक है, और जो हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास स्टैटिक है। ठीक है, तो डायनामिक कंपोनेंट और स्टैटिक कंपोनेंट हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट थे, उसी के ऊपर काम होता था। ठीक है, यानी कि उसके पास सारी प्रॉपर्टीज़ थी कि रन टाइम पे आपके पास पेज को डायनेमिक करना है यानी कि उसमें चेंजेस करवाना, तो वो आपके पास करवाता था। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड थे, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अनमाउंट, डेड माउंट करके इस तरह के आपके पास मेथड थे, पहले वो इस्तेमाल होते थे और उसके थ्रू हम उसको स्टेटफुल बनाते थे। तो स्टेटफुल होने का फ़ायदा ये था कि आप रन टाइम पे चेंजेस करवा सकते थे। उसी तरफ आपके पास जो है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट वो डायनामिक नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई आपके पास कुछ टाइम तो आपका क्लास बेस्ड फंक्शन क्लास बेस्ड अपना कंपोनेंट ही इस्तेमाल हुए। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपके पास रिएक्ट के 16.8 वर्जन में आपके पास क्या किया गया, हुक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। हुक्स क्या है? हुक्स वही काम कर रहे हैं जो डायनामिक आपके पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट को डायनामिक करवाने के लिए आपके पास मेथड जो इस्तेमाल कर रहे थे, कंपोनेंट डेड माउंट, अनमाउंट, यानी कि करंट ऑपरेशन पूरा डायनामिकली करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे, वो काम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट नहीं कर सकते थे। तो वो काम जब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट नहीं कर सकते थे तो अलग से हुक्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए 16.8 में, जहाँ पे आपके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास स्टेट फुल कंपोनेंट यानी कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के पास थी, वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी परफॉर्म करने लगी। ये ऐसा ही है कि आपके घर में अगर दो भाई बहन हो आप, या आपके पास आप जितने ही भाई बहन हो, तो बड़े भाई के पास ताकत ज़्यादा होती है और छोटे भाई कमज़ोर होता है या जो भी है, तो घर वाले किसको ज़्यादा देते हैं, तो आपके छोटे भाई की साइड पे हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि भाई फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के पास कोई ताकत नहीं थी, तो उसको ताकत देने के लिए आपने हुक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, और हुक्स अब क्या कर रहे हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो फंक्शन क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपके करते हैं। ठीक है, तो अब जब हुक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के पास पावर आ गई, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल कम हो गया और अब ना के बराबर हो गया। तो अब आपके पास जो इस्तेमाल होते हैं वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही इस्तेमाल होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं होते। क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं? क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपके पास ऊफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा आ जाता है, इसमें हम एक्सटेंड करते हैं क्लासेस को जो आप पढ़ के आए हो थोड़ा। ठीक है, तो वो ऊफ पढ़ के आए हो, थोड़ा आप पढ़ के आए होगे, बाकी आपने जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छा खासा, उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे पता है वो होशियार लोग हैं, होशियार लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी बात कर रहा हूँ। कि
आप थोड़ा पढ़ के आए हो ऊप्स, यानी कि आपको थोड़ी बहुत ज़्यादातर नॉलेज है कि भाई ऊप्स क्या होता है, एक्सटेंड होती है क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, आपके पास एब्स्ट्रैक्शन, वो सब चीज़ें आपके पास होती हैं। तो वो आपके पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे होती है, ठीक है। फिर जब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है तो हम सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के थ्रू हम काम कर लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल ईजी है। लेकिन वो जो सारी प्रॉपर्टी जो आपके पास अनबाउंडेड बाउंड जो आपके पास कंपोनेंट को डायनामिक करने के लिए थी, वो आपके पास कौन प्रोवाइड कर रहा है, हुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके पास 16.8 वर्जन के बाद इस्तेमाल अपना आए हैं, ठीक है। और जिसमें हुक्स हमारे पास यूज स्टेट, यूज रेफ, अब आगे जाएंगे जब हम हुक्स की जब बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट बनता कैसे, ठीक है। अच्छा, कोड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कोड में हम फंक्शन को बनाते हैं तो फंक्शन के नाम से बनाते हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लास के नाम से बनाते हैं। हम काम कर रहे हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर, तो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे। हो सकता है अगर आप कोई पुरानी एप्लीकेशन कोई गिटहब से उठाओ तो आपको इसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट मिल जाए, वरना आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही मिलेंगे। और जीपीटी या आप जो भी एआई टूल इस्तेमाल करते हो वो भी आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही बना के देता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं बना के देता, ठीक है। तो अब हमारे अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, इस तरीके से आप पूरा आप इस्तेमाल करते थे और स्टेट्स को अपडेट करवाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं स्टेट के ऊपर कि भाई स्टेट होती क्या है। स्टेट होती क्या है, हमने जब डॉम की बात की थी तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि आपका HTML का जो पेज है वो आपका एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिस तरह ये लोगो आ रहा है या इनपुट फील्ड आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है वो क्या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। और स्टेट क्या है, स्टेट भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब कंपोनेंट में जब तक चेंजेस होंगी तो हम स्टेट को अपडेट करें या स्टेट ट्रैक करके हम अपडेट करें, वो सब चीज़ें हम आगे जाएंगे जब हुक्स को पढ़ रहे होंगे तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कंपोनेंट की बात करें, भाई कंपोनेंट कैसे बनाए जाए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने कोड पे। अब कंपोनेंट अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पूरा एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब मैं इस लैंडिंग पेज को डिवाइड करना चाह रहा हूँ टुकड़ों में, यानी पीस ऑफ कोड अपना ब्लॉक में, ठीक है। अभी मेरे पास ये सिंगल पेज बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसको कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे SRC के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। SRC के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स आपको हर जगह मिलता है। फिर हमारे पास लेआउट्स भी होते हैं, इस तरीके से मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं। पहले हम कंपोनेंट पे तो हम कंपोनेंट को डिस्कस करें, ठीक है। तो कंपोनेंट के नाम से आप फोल्डर बना दिया। अब जो भी मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बनाना है वो कंपोनेंट हम क्या करेंगे, उस नाम से एक कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन यानी नैवबार है, तो कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा, वो फाइल मेरे पास होगी नैवबार। आगे आप अगर लिखना चाहें तो आप एक अपने लिए आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं ज़्यादातर कंपोनेंट ही ऐड कर देता हूँ इसमें, क्योंकि हम जब आगे जाके लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई आप UI टूल किट इस्तेमाल करते हो इसमें, तो आपके पास क्या होता है, जिस तरह आपने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया है अगर, तो नैवबार अगर हम अपनी क्लास देते हैं तो नैवबार की क्लास आपको एक बूटस्ट्रैप भी देता है, तो उसमें क्या आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और तो आपकी CSS और मसला आ जाता है। तो नैवबार जब आप लिखोगे तो हो सकता है वो नैवबार आपका रिएक्ट का कोई हो कंपोनेंट पहले से, ठीक है, तो वो कॉल हो जाए, आप अपना कॉल कर रहे हो, आपको शुरू में पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसका है, ठीक है। वो आपको पाथ से पता चलेगा कि भाई ये आ कहाँ से रहा। अभी हम जब कॉल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो नैवबार के आगे आप कंपोनेंट या माय कंपोनेंट, माय नैवबार या इस तरीके से कोई आप एक कीवर्ड ऐड जब कर दोगे तो वो यूनिक हो जाएगा और आपको पता होगा ये भाई ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो नैवबार कंपोनेंट .jsx, अब जब भी हम फाइल बनाएंगे .jsx लगाएंगे। अब अगर JS लगाते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट का फाइल बन जाएगी ये, इसमें आपको सजेशन नहीं आएगा HTML का, जो हमारी JSX है उसका सजेशन नहीं आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, JSX करना है, ठीक है, JSX करना है। इसका डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या सजेशन किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो JSX जब आपने कर दिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और हम कौन सा कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन जैसे आप बनाते हो वैसे ही एक फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। आपने लिखा फंक्शन, फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, नैवबार। इसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, बन गया आपका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड ऐड कर देंगे, रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। अब इस फंक्शन को कहीं और इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
और आगे आप अपने फंक्शन का नाम लिख दोगे, ठीक है। अब ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ले आएंगे और उसके लिए हम एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे। इसको फिलहाल आपने डायरेक्ट लिखने मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ आप गलती करोगे, ठीक है, वो आप ये गलती करोगे कि आप यहाँ पे फाइल का नाम स्मॉल से बना दो, ठीक है। तो फाइल का नाम आपने जब भी हम कंपोनेंट या कोई भी काम करें, जैसे कि कोई भी फाइल होगी, आपने स्मॉल से नहीं बनाना है। जावास्क्रिप्ट की अगर सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल है जिसमें से सिर्फ डेटा उठाना है आपको, तो आप भले बना दो, लेकिन आपके पास जो भी कंपोनेंट या कोई भी पेज आपके पास JSX का होगा, उसमें आपने कैपिटल से स्टार्ट करना है। फिर कैमिल केस आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, वरना नॉर्मल भी अगर आप चलेंगे तो चल जाए। पहला लेटर आपके पास कैपिटल होना लाजमी है। तो कंपोनेंट का नाम आपने, फाइल का नाम हमेशा आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा वो भी अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, इस जो आपका अपना कंपोनेंट है, फंक्शन कंपोनेंट, उसका नाम भी आपके पास कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका नॉर्मल फंक्शन में और आपके फंक्शन कंपोनेंट में, कि आपका नाम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा फंक्शन कंपोनेंट में। नॉर्मल फंक्शन आपका जो होता है जावास्क्रिप्ट का, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भले आप नाम स्मॉल से लिखें, उसमें स्मॉल से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास नैवबार कंपोनेंट है, तो मैं नैवबार कंपोनेंट लिखूंगा पूरा यहाँ पे, और फिर इसको भी नाम भी आप यहाँ पे नैवबार कंपोनेंट दे देंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ कि हम एक्सटेंशन जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा। खैर फिलहाल हमने क्या किया, फंक्शन नैवबार कंपोनेंट रिटर्न के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैवबार आ गया। अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम किस पे जा रहे हैं, हम एक्सटेंशन पे जा रहे हैं जो आपका ये काम कर देगी। आप एक्सटेंशन पे आएंगे और एक्सटेंशन पे आके आपने क्या करना है, ES7 लिखना है, ठीक है। ES7 आपके पास, ये ES7 एडवांस जावास्क्रिप्ट आपके पास, रिएक्ट रिडक्स आपके पास आ रही है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप ऐड कर लो, ये सारे एक जैसे काम करते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमको। इससे हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट बनवा देंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया, हम आते हैं नैवबार कंपोनेंट की फाइल में दोबारा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। क्या चीज़, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट RFC, ठीक है। आपने करना है एंटर, और ये आपका फंक्शन कंपोनेंट बन गया, ठीक है। इससे पहले जो हमने फंक्शन कंपोनेंट बनाया था उसमें हमने एक्सपोर्ट बाद में किया था, इसमें इसने बनाते वक्त ही एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको बनाते वक्त भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट है। अब ये नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट है, हमारे पास एरो फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन के लिए आप RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट यहाँ पे आपके पास आ रहा है। आप एंटर करोगे तो एक्सपोर्ट इसमें बाद में हो रहा है, ठीक है। अगर आप करोगे RFCE, ठीक है, RF लिखोगे, आपके पास आ रहे हैं बहुत सारे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट विद प्रॉप टाइप्स आ रहा है, ठीक है। RAFC एरो फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो आपके पास बस डिफरेंस ये होगा कि एक में एक्सपोर्ट साथ में हो रहा होगा, एक में एक्सपोर्ट बाद में हो रहा होगा, तो बस वो फर्क है, ठीक है। और एक फंक्शन के कीवर्ड से बन रहा है, एक आपका बगैर फंक्शन के कीवर्ड से यानी कि एरो फंक्शन से बन रहा है, ठीक है। हम RFC पे फिलहाल जा रहे हैं, ठीक है। RFCE भी कर सकते हो आप। ये वो आ गया कि भाई हमने पहले फंक्शन बनाया, बाद में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। हमने नैवबार बना लिया। अब आप एक ही दफ़ा बना लो, अगर RFCE कर लो एक साथ बनाते वक्त ही एक्सपोर्ट कर दो, तो आपको बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस बाद में आप जाके कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दोबारा से आपको नैवबार कंपोनेंट यानी कि इस फंक्शन कंपोनेंट का नाम चेंज करना है, तो आपको एक ही जगह पे करना पड़ेगा, ऊपर बनाते वक्त और एक्सपोर्ट करते वक्त नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमने कर दिया, ऊपर रिएक्ट इम्पोर्ट हो रहा है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। और आपके पास ये एक नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है जिसमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये डिव मिल रहा है आपको, ठीक है। ये डिव की जगह आप रिएक्ट फ्रेगमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हम अपना कोड जो हम वहाँ पे रखे हुए हैं नोट अपना नैवबार का, इस नैवबार के कोड को हम यहाँ से हटा के अपने फंक्शन कंपोनेंट में उठा के रख देंगे। तो मैंने यहाँ से करा Ctrl+X, और मैं इसको यहाँ पे आके डिव के अंदर रखना है आपने। और ये रिटर्न कंपोनेंट एक ही आपसे चीज़ लेता है और मल्टीपल आपके पास नहीं लेता, यानी कि एक ही डिव लेगा आपके, और उस डिव के अंदर आप मल्टीपल रख सकते हो, लेकिन मल्टीपल डिव्स आप एक साथ इसको रिटर्न नहीं कर सकते। एक ही रिटर्न करेगा, तो एक ही चीज़ देनी है हमने, ठीक है। तो हमने इस डिव के अंदर अपना कंटेंट रख दिया, सेव कर दिया, सही है। इसी तरीके से हम बाकी कंपोनेंट्स भी जल्दी से बना लेते हैं। तो नैवबार कंपोनेंट हमने बना लिया, फिर हमारे पास है हीरो सेक्शन, ठीक है। तो हमने लिखा हीरो सेक्शन डॉट JSX, ठीक है। इसके अंदर हम अपना कोड उठा लेंगे यहाँ से,
सेक्शन का पूरा कोड। कट किया मैंने यहाँ से, ठीक है। हीरो सेक्शन में आके RFC किया हमने और इसमें आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से अगला कंपोनेंट हमारा लोगो क्लाउड का है, तो हम उसके नाम से बना लेते हैं लोगो। अब इसमें मैंने कहीं पे भी स्मॉल से नहीं बनाई है फाइल, ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइल स्मॉल से बनाओगे तो आपका RFC करने पे फंक्शन कंपोनेंट भी स्मॉल से बनेगा, जो कि आपको बाद में मसला करेगा, ठीक है। RFC किया हमने, एंटर किया और इसके अंदर हम अपना कोड उठा के रख देंगे। फिर हमारे पास है फीचर सेक्शन, तो फीचर सेक्शन के नाम से बना लेंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट यानी लैंडिंग पेज जो हमारा था उसको हमने ब्रेक कर दिया कंपोनेंट्स के अंदर। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स बना दिए और उसके अंदर उसका मैंने यहाँ पे कोड रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स को अपनी मेन फाइल यानी app.jsx के अंदर हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब कॉल करने का तरीका क्या है, आप आएंगे app.jsx में, आप नॉर्मल फंक्शन जो बनाते हैं, मैं एक नॉर्मल फंक्शन भी बना के दिखा रहा हूँ आपको नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है। अच्छा, जब आपने कंपोनेंट बना लिया है तो हमने बात की थी भाई कंपोनेंट में आप HTML भी कर सकते हो, CSS भी कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हो। कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है, अभी तक हमने देखा भाई रिटर्न के अंदर आपने अपनी HTML यानी JSX करनी है, यानी UI जो भी बनानी है आपने वो आप कहाँ करोगे, रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो रिटर्न से पहले आपकी क्या हो जाएगी, सारी की सारी आपकी जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी जावास्क्रिप्ट आपने करनी है वो आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन जब हुआ है उसके बाद और रिटर्न से पहले अपनी जावास्क्रिप्ट आपने यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या करें, मैं यहाँ पे एक फंक्शन आपको बना के दिखा रहा हूँ कि भाई फंक्शन सम इक्वल सम आपके पास हो गया और ये आपने फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन कॉल कैसे होता है, सम का अगर फंक्शन मैंने कॉल करना होगा तो मैं सम का फंक्शन इस तरीके से कुछ कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट इस तरीके से काम नहीं करता, यानी कि इस तरीके से कॉल नहीं होता। तो बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। यानी कि डिफाइन करते वक्त आपने क्या करना है, कैपिटल रखना है उसको और इसको स्मॉल रखना है। कॉल करने का तरीका भी आपके पास अलग है, ठीक है। कॉल करते वक्त आपने क्या करना है, आपने इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग या ओपनिंग क्लोजिंग टैग भी आप कॉल कर सकते हैं। हम सेल्फ क्लोजिंग टैग तब करेंगे जब आपके पास हमने कंपोनेंट के अंदर कोई चिल्ड्रन कंपोनेंट पास नहीं करना, ठीक है। अभी तक हम चिल्ड्रन पे नहीं आए तो अभी हम सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह इसको कॉल कर देंगे। जब ओपनिंग क्लोजिंग आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इसको आपने कॉल करना है एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो हमने किस नाम से कंपोनेंट बनाया था, नैपबार के नाम से बनाया था। तो हम यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग यानी कि नैपबार कंपोनेंट। अब आप जब कॉल कर रहे हैं तो साइड पे आपको इसका पाथ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका पाथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग हम इसको कॉल कर रहे हैं, हमने लिखा नैपबार कंपोनेंट। ये पाथ आपको डिफाइन बता रहा है कि आपका कंपोनेंट है ये या कोई लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रही है कोई चीज़। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ./कंपोनेंट नैपबार कंपोनेंट जो हमने बनाया है कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर नैपबार कंपोनेंट वही उठा के ला रहा है। आप कर दें एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे ये ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि गलतियाँ आप करोगे, आपने जैसे ही एंटर करना है ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए। अगर ये इंपोर्ट नहीं होता है तो आप खुद इंपोर्ट करोगे इसको, ठीक है। तो नैपबार कंपोनेंट आपने लिखा और एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग हमने कॉल कर दिया, सही है। अब इन केस अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हीरो सेक्शन था तो मैं हीरो सेक्शन लिख दूंगा, मेरे पास सजेशन आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। कि भाई सपोज करते हैं अभी हीरो सेक्शन का इंपोर्ट मेरे पास नहीं हो रहा, मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग भी लगा दिया लेकिन ये मेरे पास देगा एरर, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ साथ साथ कि वेबसाइट हमारी यहाँ पे है और वेबसाइट के अंदर अब हमारे को यहाँ पे वाइट स्क्रीन आ रही है। इस वाइट स्क्रीन का मतलब ये यूआई का कोई एरर है। आप अगर कंसोल जाके चेक करें और आप इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा तो आपको यहाँ पे एक एरर नज़र आएगा। ये एरर आपको पढ़ने आने चाहिए और समझ में भी आने चाहिए कि क्या कह रहा है।
एक ही एरर है आपके पास, वो आपके पास एरर फ्रंट एंड में भी आता है, बैक एंड में भी आता है, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस एरर हीरो सेक्शन इज नॉट डिफाइंड एट ऐप लाइन नंबर दी हुई आपको, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है आपने इस्तेमाल तो किया है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले इंपोर्ट कैसे करोगे? अगर तो सजेशन नहीं आ रहा, आप एक मरतबा यहाँ पे आए हीरो सेक्शन के, यानी कि कोई भी कंपोनेंट उसके एंड के नेम पे आए और कंट्रोल स्पेस बार दबाएं। अगर सजेशन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को एक दफ़ा जाके खोल लें। हो सकता है आप पहली दफ़ा कर रहे हो, तो पहली दफ़ा जिस तरह हमने अभी कंपोनेंट बनाया तो आपको वो रीड करके दिखा रहा है, आपने बंद किया, शाम में दोबारा काम करने बैठे हैं, VS कोड दोबारा ओपन किया तो वो आपको सजेशन नहीं दे रहा। तो सजेशन अगर नहीं दे रहा तो आप एक दफ़ा फाइल खोलेंगे तो वो रीड कर लेगा आपकी फ़ाइल को, VS कोड आपको ट्रैक कर लेगा आपकी फ़ाइल को, फिर आप जाके अगर आप कंट्रोल स्पेस बार करेंगे फिर आपको सजेशन आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आपने क्या करना है, खुद से इंपोर्ट कर लेना है। खुद से कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप ऊपर आएंगे, लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट करके आपने लिखा हीरो सेक्शन, ठीक है, फ्रॉम, और फ्रॉम करके आगे आपने पाथ डिफाइन कर देना है। वो पाथ कहाँ से आ रहा है आपको पता होना चाहिए कि अभी आप किस फोल्डर में मौजूद हो। तो हम कंपोनेंट्स के फोल्डर में मौजूद नहीं है, app.jsx की फाइल में मौजूद है, वो फाइल कंपोनेंट्स के फोल्डर के बाहर है। तो हमने यानी कि app.jsx की फाइल और कंपोनेंट की फाइल साथ साथ है, तो हमने क्या करना है, जब साथ साथ होती हैं चीज़ें तो आपने डॉट स्लैश लगाना होता है। डॉट स्लैश लगाया तो हम कंपोनेंट्स के अंदर आ गए। अब कंपोनेंट्स के अंदर आप जाएंगे तो स्लैश लगाएंगे तो यहाँ पे हीरो सेक्शन आपको मिल जाएगी फाइल, यहाँ पे हीरो सेक्शन हमने लिंक कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट आपका कंपोनेंट हो गया। तो ये आपके पास कुछ मसले आते हैं जो आपके पास आएंगे, आप बनाते वक्त मसले करोगे, ठीक है। फिर हम सारे अपने कंपोनेंट्स यहाँ पे कर देते हैं। जैसे ही आपने किया तो आपको यहाँ पे नेटवर्क और हीरो सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम अपने बाकी के कंपोनेंट्स कॉल करें तो लोगो क्लाउड कंपोनेंट हमने कॉल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फीचर्स सेक्शन हमने कॉल कर दिया, टेस्टिमोनियल्स आपने कॉल करने तो फिर टेस्टिमोनियल्स भी हमने कॉल कर दिया, CTS सेक्शन कॉल हो गया हमारा, और लास्ट हमारा है फुटर, ठीक है। तो फुटर कंपोनेंट भी हमने कॉल कर दिया, सही है। जब सारे कंपोनेंट्स आपने कॉल कर दिए तो आपकी ये लैंडिंग पेज वेबसाइट दोबारा वैसे ही नज़र आ रही है जैसे थी। तो मतलब कि कंपोनेंट्स बनाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। फ़ायदा क्या हो रहा है कि भाई अगर इस कंपोनेंट में, इन कंपोनेंट में से मैं कोई कंपोनेंट दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जैसे कि नैपबार कंपोनेंट, तो मैं क्या करूँगा, उसी पेज पे अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा एक दफ़ा कॉल कर दूंगा। कॉल करने पे आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट नैपबार कंपोनेंट नज़र आएंगे। अब क्योंकि इसकी स्टाइलिंग सेम है तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। हम कोई और कंपोनेंट कॉल कर लेते हैं, हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन ठीक है। देख रहे हैं आप दो दफ़ा आपके पास ये नैपबार अपना फुटर आ रहा है। अब आप इस कंपोनेंट को बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने app.jsx के अंदर काम किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि नई फाइल बनाऊँ, होम आपका about.jsx करके, तो उसमें भी कॉल करना चाह रहा हूँ नैपबार और फुटर सेम टू सेम, तो नैपबार और फुटर में दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। फोल्डर से बाहर निकलने के लिए डबल डॉट स्लैश, ठीक है। वो निकलते इसलिए कि आपने कोई फाइल आपकी फोल्डर से बाहर रखी होती है, हम फोल्डर में मौजूद हैं। फॉर सपोज हम रूम नंबर 224 में मौजूद हैं और मुझे आपकी कोई चीज़ एक्सेस करनी है, यानी रिसेप्शन से कोई चीज़ एक्सेस करनी है, तो मैं इस कमरे के अंदर अगर मौजूद हूँ तो मैं डॉट स्लैश करूँगा तो यहाँ की सिस्टम में एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे रिसेप्शन पे जो सिस्टम पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करना है तो मुझे डबल डॉट स्लैश करके कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं 224 लैब से बाहर आ गया, अब मैं उस लैब को अपना कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। एसेट्स अगर पढ़े थे तो हमने एसेट्स की बात की थी कि अगर आपके पास स्टैटिक एसेट्स हैं तो आप पब्लिक के फोल्डर में रख दें और बस स्लैश लगाएं और लिख दें। SRC के अंदर अगर है तो उसको फिर आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है आपको फिर उसको कंपोनेंट की तरह इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर कंपोनेंट की तरह कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम कंपोनेंट्स की बात कर लिए, अब हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर कि कंपोनेंट बनेगा कब, ठीक है। कंपोनेंट कब बनेगा, अब ये हमने बनाए तो हैं लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए बनाए, ठीक है। इतने सारे कंपोनेंट प्रैक्टिस के लिए बनाए, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ को कंपोनेंट बना देना है। कंपोनेंट कब बनेगा, कंपोनेंट तब बनेगा जब आपके पास पीस ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि आपको पता है कि भाई मेरे पास स्लाइडर का कोड है, वो स्लाइडर का कोड क्योंकि जावास्क्रिप्ट की उसमें अपनी उसकी खुद की जावास्क्रिप्ट है और उसके बाद उसके अंदर स्लाइडर का कोड भी ज़्यादा है, तो हमने उसका अलग से कंपोनेंट बना दिया तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट आपके पास जो आपके पास कोड ज़्यादा ले रहा है, जगह ज़्यादा ले रहा है, तो उसको आप सेपरेट कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना करे, आपके एरर्स ना लाए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप कब बनाओगे कंपोनेंट? जब आपके पास रीयूजेबिलिटी आएगी, यानी नेवबार आपको दोबारा चाहिए तो आप नेवबार का कंपोनेंट बना दो, फुटर दोबारा चाहिए दोबारा बना दो। कंपोनेंट चाहिए आपको, कार्ड का कंपोनेंट चाहिए, यदि कार्ड बार बार इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट में तो आप उसको एक कंपोनेंट बना दोगे, बार बार कॉल कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन जब रीयूजेबिलिटी आएगी, जब कोड आपके पास अपना आप बार बार इस्तेमाल करना है तो आप उसको तब एक कंपोनेंट बना देंगे कि नेवबार आपने बना दिया और मल्टीपल पेजेस के अंदर आपने कॉल कर दिया। दूसरा तब जब आपके पास पीस ऑफ कोड ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है। हमने नेवबार में हमने इसको कर दिया, कंपोनेंट्स के अंदर हमने ब्रेक कर दिया। अब आप अगर चेक करेंगे तो ये ऐप फाइल आपके पास जो है ये खुद आपके पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये app.jsx खुद कंपोनेंट है, आपको दिख रहा है फंक्शन ऐप बना हुआ है, रिटर्न कर रहा है, उनमें आपने HTML रिटर्न करी और आपका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये कॉल कहाँ हो रहा है? ये कॉल हो रहा है main.jsx में एज अ कंपोनेंट। सही है, अब पहले हमने बात की थी कि भाई ये ऐप है, कंपोनेंट है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये आपके पास कंपोनेंट कॉल हुआ है ऐप का, आप जब क्लिक करके आप जाएंगे तो ये आपके इस कंपोनेंट में क्या रखा हुआ है वो बता रहा है। इस कंपोनेंट के अंदर भी आपके पास नेस्टेड कंपोनेंट पड़े हुए हैं, तो आप नेवबार कंपोनेंट के ऊपर जाओगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अगर इसके अंदर भी और कोई कंपोनेंट होंगे तो वो इस तरीके से एक कंपोनेंट की चेन आपके पास चलती जाएगी। तो हमने अपनी एक बेसिक सी फाइल, आपकी एक लैंडिंग पेज वेबसाइट हमने बना ली है। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपने गिटअप पे दोबारा पुश कर रहे हैं ताकि हमारा कोड आपका अपडेट हो जाए। आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब कि ये नई फाइल्स बनी है, ये ट्रैक हो रही है कि भाई ये अब तक ऐड नहीं हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले हमारा विंडो क्रेडेंशियल में, अगर क्रेडेंशियल मैनेजर में हमारा अकाउंट नहीं है तो आप जाके चेक कर लें कि अगर क्रेडेंशियल मैनेजर में अकाउंट नहीं है तो हमको अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ग्लोबल वाली कमांड आपको चलानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, पहले अपनी ग्लोबल वाली कमांड चला लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम इसको Ctrl+C कर रहे हैं, आपको यहाँ पे गिट की फाइल मिलेगी, वो कैसे पता चलेगा, आप आके चेक कर लें कि आपका जो फोल्डर रखा हुआ है इस फोल्डर के अंदर आपको .git की फाइल मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट 1 के अंदर हम आ गए, अब नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, व्यू के अंदर आओगे यहाँ पे, और व्यू के अंदर हिडन आइटम्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे, शो आपके पास हिडन आइटम्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई .git की फाइल आपको मिल रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे गेट स्टेटस। वैसे ही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बस अपने लिए कर रहे हैं, तसल्ली के लिए, हाँ भाई इतनी सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, गेट स्टेटस जैसे ही हमने किया तो हमारे पास आ गया। भाई आप क्या करते हैं, आप करते हैं गेट ऐड या फिर गेट कमिट ऐड -a, तो हम कर देते हैं भाई गेट ऐड -a, यानी कि ऑल ले लो भाई, सारी उठा ली उसने। जब सारी उठा ली इसने तो हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। ठीक है, कमिट मैसेज करेंगे कि भाई अब क्या चेंजेस हुए हैं। डॉट भी लगा सकते हो आप, ऐड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड -a करता हूँ तो मैं ऐड हाँ, तो गेट आप चलाएंगे गेट कमिट -m करके। हम यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बना चुके हैं फाइनली। हमने बोला कि भाई लैंडिंग पेज, ठीक है, क्लोज किया हमने और एंटर करेंगे तो ये कमिट जैसे ही किया आपने तो ये कमिट हो गया। अब वो जो सारी फाइल्स आपके पास ग्रीन कलर की आ रही थी वो ग्रीन फाइल्स अब आपके पास नहीं आ रही, अब ये सारी वाइट हो गई हैं। तो हमने जैसे ही किया कमिट -m, आपके पास ये कमिट हो गया है। अब जब आप पुश करेंगे तो पुश में हो सकता है ये मसला करे आपके साथ, तो हम क्या करें, गुड गेट पुश करें हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपको साइन इन मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अकाउंट रिमूव कर दिया था, अब साइन इन मांग रहा है तो हम साइन इन कर देते हैं। साइन इन विद योर ब्राउज़र किया मैंने, इसको उठा के हम ले आएंगे यहाँ पे अपने ब्राउज़र में और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पुश हो गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके कि आपका भाई अकाउंट यहाँ पे दोबारा खुल गया होगा। आप उसको दोबारा से रिमूव भी कर दें अगर आपका सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे आके गिट आप चेक कर सकते हो, भाई मेरा ऐड हो गया, मैं इसको दोबारा रिमूव कर रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है। ठीक है,
मैंने इसको रिमूव किया और यस कर दिया, ये मेरे पास फाइनली मेरा अकाउंट भी रिमूव हो गया और मेरा सारा कोड भी पब्लिक हो गया है।